अस्सलाम वालेकुम। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ अल अज़ीज़िया केस जो है वो अपनी आखिरी रसूमात उसकी तकरीबन कहना चाहिए कि जारी हैं, और नवाज़ शरीफ साहब एक नामज़द वज़ीर आज़म के तौर पर हर जगह पेश हो रहे हैं, और नैब का रवैया भी उनके साथ तकरीबन ऐसा ही है कि उन्हें पता है कि चंद दिनों में उन्होंने वज़ारत उज़्मा का हल्फ़ उठा लेना। आज तो उन्होंने यहाँ भी कह दिया कि केस को रिमांड बैक कर दें। नवाज़ शरीफ साहब के वकील ने भी वही बात की और नैब वालों ने भी वही बात की। देखिए, सज़ा का अमल देते हुए वो साबित कर रहे थे उस वक्त जोशो खरोश के साथ कि नवाज शरीफ की चोरी पकड़ी गई है और उसको सज़ा होनी चाहिए। शफाफियत से आरी अमल था, लेकिन नैब का जोशो खरोश ये था कि हमने चोरी पकड़ ली है, सज़ा होनी चाहिए। आज उसी जोशो खरोश से कह रहे हैं कि नहीं, सारा मामला गलत था, आप इसको वापस भेज दीजिए, ट्रायल कोर्ट एक दफ़ा दोबारा देख ले। तो पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ ऐसा है कि मोम की नाक है, चाहे तो इधर मोड़ लें चाहे इधर मोड़ लें। सिर्फ ये फ़र्क होना चाहिए कि ऊपर बैठे हुए बिग बॉस की उस वक्त मर्ज़ी क्या है, उस वक्त दाएं मोड़ने की है कि बाएं मोड़ने की है। ये रवैया है पाकिस्तान की आला अदलिया में बैठे हुए जजेस का भी और पाकिस्तान में नैब का भी। नैब असूली तौर पर बनाई जिस काम के लिए गई थी उसका मकसद फौत हो चुका है, सिवाय ये कि पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हर दौर में इस्तेमाल हुई। परवेज़ मुशर्रफ के दौर से लेकर आज तक हर मौके के ऊपर सबसे पहले परवेज़ मुशर्रफ ने ही इसको पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी को तोड़ के उसमें से नैबज़ादे निकाले ताकि जमाली साहब की हुकूमत को खड़ा करने के लिए जो 10 वोट दरकार हैं वो 10 वोट मिल जाएँ उनको। उसके बाद हर दौर में इसका यही काम रहा है। जो बंदा अपोजिशन का पसंद नहीं आता उसके ऊपर एसिड बियॉन्ड मीन का ऐसा केस निकालें जो 2-3 साल किसी जगह पे पहुंचे ही नहीं, लेकिन बंदा जो है वो या हवालात की सैर करता रहे या अदालतों के सामने पेशी होता रहे ताकि उसको फोकस तरीके से अपनी सियासत का मौका न मिल पाए। इमरान खान ने उसको बामे अरूज पर पहुंचाया, पूरे क़ुव्वत के साथ उसको इस्तेमाल किया इसी मकसद के लिए, और उसके पीछे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी थी जिसने उसका साथ दिया। जो JIT बनाई उसने फैक्ट फाइंडिंग की, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग जो है वो किसी केस को नतीजा खेज बनाने में एक मरहला पहला स्टेप तो हो सकती है, हतमी नहीं हो सकती। उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ में काबिल कबूल जो सबूत और शवाहिद और पेपर वर्क जितने डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की बुनियाद के ऊपर बैरून मुल्क से जो शवाहिद आने थे वो सारी चीज़ें दरकार थी, लेकिन सब के ऊपर आंखें बंद करके साकिब निसार साहब, नीचे जज अरशद मलिक अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के चीदा चीदा किरदार जिनका मैं नाम नहीं ले सकता नहीं तो मेरे चैनल के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, उन्होंने एक बाकायदा ट्रायंगुलर अरेंजमेंट था जिसके तहत एंड रिज़ल्ट ये था कि उस वक्त नवाज शरीफ को अंदर भेजना है और घर भेजना है और नहल करना है ताकि इमरान खान के आने की राह हमवार हो जाए। आज वही सारा सेटअप जो है इमरान खान को अंदर करके नवाज शरीफ का दरवाज़ा खोल रहा है कि नवाज शरीफ के दोबारा वापसी की राह खुल जाए। ये निज़ाम पहले भी टूटा था 2018 में जिस तरीके से, दोबारा उसका एंड रिज़ल्ट उससे मुख्तलिफ होने की तवक्को नहीं है। अगर इस काम को हम 100 दफ़ा भी दोहराएंगे तो 100 दफ़ा उसका नतीजा वही निकलेगा जो माजी की गलतियों से निकला। IGI से लेकर आज तक हर दफ़ा में देख लें नतीजा एक ही है, वो 2-3 साल बाद टूट जाता है, अब भी फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन ना हम सबक सीखे थे ना अब सबक सीखने के लिए तैयार हैं। आज जो हाई कोर्ट के सामने चीज़ें सामने आई इस केस के हवाले से, नैब ने कहा कि केस को रिमांड बैक कर दें, लेकिन अदालत ने ये उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ साहब के वकील की इस्तदा भी यही थी कि इसको रिमांड बैक कर दें, चाहे बाद में मुश्किल में पड़ जाते। पता चलता है नैब कोर्ट में जाते जाते 2-3 महीने लग गए और उस 2-3 महीने में पाकिस्तान में माहौल बदल जाता है, 2-3 महीने में पाकिस्तान में सियासत बदल जाती है। शायद नवाज शरीफ के वकला साहब तारड़ साहब इस हकीकत से इस वक्त शायद वाकिफ़ नहीं है, वो सोच रहे हैं कि इस वक्त सब कुछ नवाज शरीफ के लिए अच्छा है। 3 महीने बाद क्या होगा ये शायद वो यकीन से अभी नहीं बता सकते। वक़ूआ का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, सिर्फ 2 गवाह हैं, एक महबूब आलम नैब से उनका ताल्लुक है और दूसरे वाजिद साहब जो JIT को हेड कर रहे थे। नवाज शरीफ की मलकियत की कोई दस्तावेज़ नहीं है, ये सबसे बड़ा मज़ाक़-खेज़ बयान है। ये कहानी शुरू होती है उनकी गल्फ स्टील मिल से जो उनके वालिद मोहतरम ने लगाई थी। फिर उन्होंने कहा कि ये एक कतरी ख़त आ गया, कतर के वो शहज़ादे को पैसे दिए तो उसको अचानक याद आया कि ये तो दादा जान ने कहा था पैसे सारे हुसैन को दे दें। सब बातें भूली हुई थी, एक दिन अचानक वो सो के उठे, उन्हें सुबह याद आया तो उन्होंने हुसैन को बताया कि तो तुम्हारे दादा मियाँ मुझे वसीयत करके गए थे, तुम्हारे पैसे हैं। गल्फ स्टील मिल उधार के पैसों से लगाई गई थी, BCCI से पैसे लेकर और कुछ मशरक बैंक से पैसे लिए गए थे। घाटे का सौदा था, वो मिल चली नहीं थी, बंद हो गई थी, ये भी तारीखी हकीकत है। फिर उसको बेच के अल अज़ीज़िया भी लगाई, कतरी शहजादे को भी पैसे चले गए, अल अज़ीज़िया बेच के हिल मेटल स्टील भी लगा ली, और अचानक वो पैसा जो था एक दिन सोए हुए याद आया कि ये पैसे सारे तो हुसैन को दादा दे के गए थे। नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं है, नवाज शरीफ आज भी उन्हीं अपार्टमेंट्स में एवन फील्ड में रहते हैं, लेकिन इतनी बरकत थी उस गल्फ स्टील मिल की कि उससे एवन फील्ड अपार्टमेंट भी आ गए, अल अज़ीज़िया मिल भी लग गई, हिल मेटल स्टील भी लग गई, BCCI के पैसे भी दे दिए, सब कुछ हो गया और अल अहली स्टील मिल्स को मिल बेच भी दी।
कमाल नहीं है ऐसी, वो मतलब वो जाग लगाई उस पैसे के अंदर को 100 गुना हो गए फिर भी पैसे ख़त्म नहीं हुए। वो फार्मूला पूछना चाहिए शरीफ फैमिली से और अदालत से भी पूछना चाहिए कि पहले किस बिना पे सज़ा दी थी, अब किस बिना पे माफ़ी का अमल करेंगे। लेकिन ना पहले सवाल जवाब दुरुस्त था ना दुरुस्त होगा, सज़ा का अमल भी दुरुस्त नहीं था, शफाफियत से आ रही था। हम यहाँ स्क्रीन लगाकर वीडियो चला देते हैं। जज अरशद मलिक की वीडियो का डिस्कस हो रहा है। जज अरशद मलिक को एक उनकी 30 साल पुरानी वीडियो के ऊपर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने भी और शरीफ फैमिली ने भी, दोनों ने ब्लैकमेल किया। तगड़ा जो था वो जीत गया और नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आ गया। एंड रिज़ल्ट वो अब दुनिया में नहीं, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन ये भी पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का एक हिस्सा है। हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन से अरशद मलिक पर आयद इल्ज़ाम वाज़ेह नहीं हो रहा। अदालत फ़ैसला कालअदम करार देकर रिमांड बैक कर दे। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो अरशद मलिक हयात थे, ये जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा। देखना होगा कि अरशद मलिक को अल अज़ीज़िया रेफरेंस फैसले की वजह से बरतरफ किया गया था। मुकदमा रिमांड करना दो धारी तलवार भी साबित हो सकता है। मेरे ख्याल में तारड़ साहब शायद इससे वाकिफ़ नहीं है, वो सोच रहे हैं कि इस वक्त ग्रीन सिग्नल है इसलिए कोई टेंशन नहीं है, सब अच्छे की खबर है। अरशद मलिक ज़िंदा होते तो इन्हें तलब करने की सज़ा करते। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा मुकदमा एहतसाब अदालत को भिजवाने की सज़ा मुस्तरद कर दी गई और नवाज शरीफ की अपील पर मज़ीद समाअत 12 दिसंबर को होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने वो ऑडियो लीक्स के हवाले से। पाकिस्तान में हर मौके और मौसम की मुनासबत से एक ऑडियो या वीडियो तैयार होती है। जब नवाज शरीफ या मरीम नवाज़ की चाहिए होती थी पीटीआई के दौर में, तो मरीम नवाज़ की ऑडियोज़ लीक करते हुए, रिलीज़ करते हुए, लीक भी नहीं कहना चाहिए, रिलीज़ करते हुए खुशी से इमरान खान, फवाद चौधरी, उनके बाकी लोग ऐलान करते थे कि एक और आने वाली है मरीम की ऑडियो। उस वक्त मज़ा कर रहे थे कि कौन से मौके के ऊपर कौन सी ऑडियो जारी करनी है। फिर इमरान खान की प्राइम मिनिस्टर हाउस से इनकी अहलिया की ऑडियोज़ लीक हुई। वज़ीर आज़म हाउस में अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से करते हुए बातें की ऑडियोज़ लीक हुई। शहबाज शरीफ की अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मरीम नवाज़ के सन इन लॉ के हवाले से पावर प्लांट्स की मशीनरी इंडिया से कैसे इंपोर्ट करनी है, वो ऑडियोज़ लीक हुई। एम्बेरसमेंट है, पाकिस्तान में इससे तो बड़ा ऑफिस कोई नहीं है और प्राइवेसी अगर देखी जाए तो प्राइम मिनिस्टर की अहलिया की नहीं है तो और किसकी होगी। तमाम ऑडियोज़ लीक हुई। आज एक मौके के ऊपर एक बात कही जस्टिस बाबर सत्तार ने, उन्होंने कहा कि बिग बॉस सब सुन रहा है, उसको सब पता होता है। तो इसके ऊपर वो लोग हंसते तो रहे, लेकिन रियलिटी यही है कि पाकिस्तान में बिग बॉस को सब पता होता है। सिर्फ वो इस्तेमाल उस ऑडियो का कब और किस वक्त करना है ये वो तय किया जाता है जब उस बंदे को फिक्स करना होता है जिसके खिलाफ ऑडियो लीक्स जारी की जाती हैं। आज अदालत ने DGISI समेत मुख्तलिफ इदारों को जो सरकार के हैं उनको तहकीकात के लिए भेजा है और इस केस की भी अगली समाअत 11 दिसंबर को लगी हुई है। ये आज के प्रोग्राम का एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। दो और केसेस हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत का भी और अदारों के रोल के हवाले से भी रुख मुतय्यन कर सकते हैं। एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल 12 दिसंबर को 9 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसकी सरबराही करेंगे। और दूसरा, अदालत में नाइंसाफ़ी कैसे होती है, जो जज मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं करता। जैसे किसी प्रोग्राम के एंकर से अगर कोई सवाल ऐसा हो जाए ना जो पसंद ना आए बिग बॉस को, तो उसका प्रोग्राम बंद हो जाता है। वैसे ही अदालत के किसी जज का अगर फ़ैसला या उसकी हुक्म अदूली, उसकी बात ना माने कोई, तो उसका साथ क्या हशर होता है। वो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी उसकी मिसाल है। उनको जिस तरीके से निकाला गया वो भी केस दोबारा लग गया 14 दिसंबर के लिए, तो वो उसका फ़ैसला भी मानी खेज़ होगा आइंदा के फ़ैसलों के हवाले से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में भी ज़्यादा तो शुबा यही जाता है कि वो जो 9 रुकनी बेंच था उसके बाजू में रोड़े गए थे। तो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी एटलीस्ट ताज़ा ज़िंदा जजेस के अंदर एक मिसाल मौजूद है जो बयान दे भी सकते हैं, बता भी सकते हैं सच्चाई, और उसके मामले में इंसाफ जो है आइंदा के लिए राह भी खोल सकता है।